हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर नई वीडियो के साथ चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए। और वही हम एमसीक्यू एंड असेसन रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन टॉपिक आप वीडियो को पॉज करके टॉपिक्स को रीड करते रहिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा बायो-सैवर्ट लॉ। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बायो-सैवर्ट लॉ ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें टॉपिक्स की तो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके बारे में हमें अच्छे से आना चाहिए और 2026 में यहाँ से एक प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको फेस करोगे 2026 में तो वो यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे लॉरेंज फोर्स रिलेटेड, ठीक है। इसमें कई बार एमसीक्यू में भी न्यूमेरिकल बेस से प्रॉब्लम आई हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें जो संभावना बनती है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की, वो इन दो टॉपिक्स के ऊपर बन रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और दूसरी जो डेफिनेशंस दूसरी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं वो है टॉर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग लूप रख देंगे हम तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसका फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू BNIA साइन थीटा, राइट। N इज द नंबर ऑफ, यहाँ पे लूप हो जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है फिर से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड U इज इक्वल टू -KMB cos थीटा। जिस प्रकार आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -PE cos थीटा मिला था, इसी प्रकार यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है -KMB cos थीटा या m.B विद नेगेटिव साइन। स्टेबल और अनस्टेबिलिटी के प्लीज़ केस चेकआउट कर लीजिएगा, आपके सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मूविंग कॉइल एंड गैनोमीटर 2026। 100% प्रॉब्लम्स आप यहाँ से फेस करोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस टॉपिक को अच्छा करिए। आप वीडियो को पॉज करके टॉपिक्स को देख भी सकते हैं। इन नोट्स में केवल उतना ही है जितना आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। कैसे करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की एमीटर में कन्वर्ट करने के बाद घटाया बढ़ा सकते हैं, ये सब इन टॉपिक्स में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पर आप न्यूमेरिकल्स ज़रूर देखिए, राइट। एमीटर के बेसिस पर एंड जब आप उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तब। यहाँ से आप एमसीक्यू के लिए ज़रूर इस टॉपिक्स को देखें, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक है इसे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। चलिए करते हैं एमसीक्यू की स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल विद सेम काइनेटिक एनर्जी enter normally in a uniform magnetic field B. The ratio of their radius of curvature of the path respectively will be। कह रहे हैं एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है। देखिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करा दूँ आपको थोड़ा सा। ये है कि अगर प्रोटॉन का चार्ज देखते हो चार्ज तो वो E होता है, जबकि अगर मैं इसका मास देखूँ तो मान लेते हैं वो m है। इसी प्रकार अल्फा पार्टिकल का चार्ज अगर आप देखते हो तो डबल हो जाता है प्रोटॉन का, और अगर मास देखते हो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो ये 4 टाइम होता है प्रोटॉन का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। बाकी फॉर्मूला हम देख ही लेंगे, फॉर्मूला
कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं आपके सामने लगा देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल रख देते हैं, और फॉर्मूला आता है हमारा R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m/e अपॉन QB। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m/e अपॉन Q इंटू B, राइट। नेक्स्ट, अगर इसका आंसर की बात करें तो इसमें आंसर आएगा आपका B। चेकआउट कर लेना, 1 रहेगा यहाँ पे। यहाँ E काइनेटिक एनर्जी की टर्मिनोलॉजी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इफ़ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस Rg इज कनेक्टेड विद अ शंट रेजिस्टेंस S सच दैट Rg इज इक्वल टू NS। ये गिवन है ऑलरेडी आपको कि Rg की वैल्यू NS के इक्वल है। द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द Rg एंड शंट रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली विल बी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पावर होती है, पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। और क्योंकि शंट रेजिस्टेंस जो होता है गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट होता है, शंट गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे दोनों की वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज रिमेन सेम। तो अगर ये Rg है तो पावर कितना हो जाएगा, अपॉन में n रख दीजिए, तो P प्रोपोर्शनल होगा 1/n। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ एन मेजर करंट टू अप टू 200 माइक्रो एम्पियर। इफ द रजिस्टर ऑफ 10 ohm is connected across the range of it enhance to 1 मिली एम्पियर। पहले कितना मेजर करता था, 200 माइक्रो एम्पियर गैल्वेनोमीटर। अगर कह रहे हैं रेंज उसकी कितनी बढ़ानी है, 1 मिली एम्पियर, तो 20 ओम का रजिस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कनेक्टेड विद प्लेस ऑफ 10 ओम रेंज विल बी। अगर 10 ओम का लगा दे, इफ़ अ रजिस्टर ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड इज प्लेस 10 ओम। यदि 10 ओम की जगह पर 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे, तब कितनी रेंज उसकी बन जाएगी। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कह रहे हैं कि इनको एक क्या बनाना है, एमीटर बनाना है। तो एमीटर के लिए ये गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगाया है S, और इस दौरान ये जो एमीटर बना है, ये कंप्लीट एमीटर, ये केवल 1 मिली एम्पियर का करंट मेजर करता है, और इस दौरान जो शंट रेजिस्टेंस लगा है इसमें वो 10 ओम का है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो कर सकते हैं Ig की वैल्यू वो है 200 माइक्रो एम्पियर, ये चेंज नहीं होगी। कह रहे हैं अगर शंट रेजिस्टेंस 10 की बजाय 20 कर दे तो तब बताइए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, राइट। तो चलिए देखते हैं रेंज कितनी बनेगी। फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला S इज इक्वल टू होता है शंट रेजिस्टेंस का, S इज इक्वल टू Ig/Rg अपॉन I माइनस Ig, ये फॉर्मूला होता है। इसके बेसिस से हम अपना कैलकुलेट करेंगे। ये एक में S1 मान लेंगे, दूसरे के लिए हम इसे S2 मान लेंगे। S2 इज इक्वल टू, देखिए Ig इसमें कोई चेंज नहीं होगा, Rg अपॉन इसे 1 मान लीजिए, यहाँ पे I2 माइनस Ig। I2 की वैल्यू निकालनी है, I1 पता है, Ig पता है, Rg पता है, S1 और S2 भी पता है। तो बस यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों का रेशो लेके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आपको उसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप मैच करिएगा। आंसर आएगा इसका D, राइट, 0.6 मिली एम्पियर। देखिए अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ चार्ज एंटर into a uniform magnetic field with kinetic energy E and leaves it after some time. The kinetic energy of the charge while
लीविंग द फील्ड विल बी, कह रहे हैं कि जब एक चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ई थी, कुछ देर के बाद जब वो निकलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो उसकी स्पीड रहेगी, मास जो रहेगा वो भी सेम रहेगा, स्पीड जो रहेगी वो भी सेम रहेगी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगी। ठीक है, इसका आंसर रहेगा सी। मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, क्योंकि जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, तो नो वर्क इज़ डन, इस दौरान कोई वर्क डन नहीं होता जिसमें एनर्जी लॉस हो। ठीक है, जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में यही होता है। तो जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे वर्क डन की जो वैल्यू रहती है वो जीरो रहती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस तभी होगा जब कहीं पे वर्क डन में चेंज आ रहा हो, पर यहाँ तो कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा है, तो सेम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना वाई एक्सिस में, एंड मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। देन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू दिस रीजन अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी, कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ फ्लो कर, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, और इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट। तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अगर आप फोर्स की डायरेक्शन भी चेकआउट करना चाहते हो, या राइट हैंड पाम रूल का भी यूज कर सकते हो आप इसमें, अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो, राइट। तो आप बता दीजिए आंसर क्या रहेगा, किस साइड में डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इस बेसिस से देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है वो डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर रहेगा डी। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, या तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो हम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लगाते हैं फॉर्मूला, अदरवाइज अगर अब मैं कहूँगा कोई आप याद रखिएगा, अगर सिंपल पॉजिटिव चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप सिंपली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करते हैं। राइट हैंड पाम रूल का यूज़ कैसे करें, अपनी हथेली को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, फिंगर को हमेशा चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में रखिए, जो थंब होगा तो वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, राइट। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा अगेंस्ट ई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। A positive charge moving parallel to the flow of current in a long straight wire, the charge will be, तो चार्ज क्या होगा, repelled by the wire, attracted by the wire, unaffected by the wire या oscillating। तो देखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, पैरेलल टू फ्लो करंट इन अ लॉन्ग, अगर दो करंट कैरिंग इस प्रकार से वायर है, वायर 1 वायर 2, राइट, तो इनके बीच में होता है अट्रैक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर दो करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रही है, पैरेलल है, बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं d है, तो इनके बीच में फोर्स जनरेट होता है और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अब क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से रीड करें तो कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, Q चल रहा है, वो भी करंट के अलोंग है। तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होता है, राइट। तो इस टाइप से तो देखें तो दोनों ही करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ अट्रैक्शन बाय द वायर देखने को मिलेगा चार्ज में, तो ये आंसर रहेगा बी, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a particle of mass m and charge q enters a p into a uniform magnetic field b and leaves it at s as shown. Time spent by the charge inside the field will be। ओके, तो आपको एक्चुअल में टाइम का फॉर्मूला निकालना है कि टाइम कैसे निकलेगा, यानी एक्चुअल में आप उससे टाइम पीरियड की वैल्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं, जब भी कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है चार्ज पार्टिकल, तो वैसे वो एक सर्कुलर फॉर्म, यदि 90 डिग्री पर V और B एक दूसरे पर 90 डिग्री पर रहे तो यहाँ पे जो फॉर्म जनरेट होती है मोशन की, वो सर्कुलर फॉर्म जनरेट होती है चार्ज की, राइट। तो चार्ज जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर फॉर्म में मोशन करने लगता है। ओके, पर अगर कोई थीटा है तो यह हेलिकल पाथ पर, अगर मान लीजिए जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच में थीटा एंगल है, तो यहाँ जो पाथ बनेगा वो हेलिकल पाथ बनेगा, राइट। तो कुछ इस टाइप का पाथ यहाँ पे देखने को मिलता है। यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ठीक है, थीटा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए वो वही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है, और जो टाइम पीरियड मिलता है यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो होता है 2πm/q × b। ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, 2πm/q × b। ठीक है, तो आर्क जो होती है, आर्क मेक्स एन एंगल 2 थीटा एट द सेंटर। आर्क 2 थीटा एंगल बनाती है, रिप्लेस्ड 2π/2 थीटा। तो आप यहाँ पे 2π को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है कि 2π को 2 थीटा से रिप्लेस करना है। और देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो थीटा T बनता है 2θm/QB। अब आप आंसर अपने आप बता दीजिए कौन सा इसका आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द करंट सेंसिटिविटी इज गिवन बाय। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी IS = होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और डिफ्लेक्शन होता है NAB/K N/I, ये फॉर्मूला होता है। तो आप खुद भी इसका आंसर बता सकते हो। मैंने K लिखा है, यहाँ पर C लिखा हुआ है, K को हम रिप्लेस कर देंगे C से, ठीक है। तो आंसर 8 का आंसर हो जाएगा A, NAB/C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I इज B। यानी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड B बनता है। अ सर्कुलर लूप कैरिंग सेम करंट, जब स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड B बनता है। कह रहे हैं अगर सर्कुलर लूप है सेम करंट के साथ, द सेम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप शैल बी। अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक स्ट्रेट वायर के कारण R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड B बनता है, कह रहे हैं यही करंट हो, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड हो, तो इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, R की वैल्यू बताइए। तो दोनों का हम लिंक जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और आप ट्राई करिए क्वेश्चंस को, इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कितनी होनी चाहिए, ए। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे। स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B = μ0I/2πr, ये है स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, वायर के कारण। और अगर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखें, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लूप के कारण, तो वो होता है μ0I/2r, ये होता है। दोनों की वैल्यू सेम रखनी है, करंट भी दोनों का सेम है। तो देखते हैं μ0I
अपॉन 2πr इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r। म्यू नोट आई कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो r की वैल्यू आई है r इज इक्वल टू आएगा पाई इंटू r, राइट, पाई इंटू r। ओके, इन्होंने स्मॉल r की जगह पर a लिया हुआ है, तो आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका यहाँ पे मिसिंग है एक टर्म, मैं वो लिख देता हूँ, पाई इंटू ए, पाई इंटू ए, दैट इज द राइट आंसर हियर, पाई इंटू ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। एज शोन इन फिगर, ये नीचे फिगर दिखाई गई है, कह रहे हैं ए विल बी, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ए पॉइंट पर क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कंप्लीट सर्कुलर लूप के कारण देखें तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट आई अपॉन 2r। कंप्लीट साइकिल के कारण आंसर होता है, एक कंप्लीट साइकिल के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो, जहाँ रेडियस r हो, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r। अगर इस सर्कल को हाफ कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड अब ऊपर के कारण आएगा म्यू नोट आई अपॉन 4r, तो आंसर रहेगा म्यू नोट आई अपॉन 4r, ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं अससन रीजन। अससन रीजन आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये है हमारे अससन रीजन इस चैप्टर के। आप वीडियो को पॉज करिए और रीड करिए, इनके क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ ही। जैसे पहले का बस मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, आप खुद मैच करिएगा। फर्स्ट का आएगा बी, यानी दोनों सही हैं बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। नेक्स्ट सेकंड का आएगा ए, दोनों सही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। थर्ड का आएगा बी, एक्सप्लेन नहीं करते बट बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कोई भी सही नहीं है, राइट, तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अससन सही है बट रीजन गलत है। आप रीड करिए और देखिए ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दोनों सही हैं पर कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए अससन सही है बट रीजन गलत है, अर्थात ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अससन गलत है, अससन गलत, रीजन भी गलत है, तो इसमें जाएगा डी। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ करंट कैरिंग वायर इज मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। बिल्कुल, एक करंट कैरिंग वायर फोर्स एक्सपीरियंस करती है, चार्ज मूविंग, क्योंकि लो रेंज फोर्स होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये लो रेंज फोर्स होता है, तो ऑप्शन जाएगा ए। दोनों सही है, एक दूसरे का एक्सप्लेन भी करते हैं। चलिए जल्दी से मैं आपको इसके शॉर्ट टाइप आंसर एंड क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, किस टाइप के आंसर आपको करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। चलिए ये हैं कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। आप वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। हिंट्स के रूप में हल्के से सॉल्यूशंस इनके आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें 3 मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो आपके सामने हैं। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस को आप रीड करें। आपको किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए,
कि सर इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, राइट। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये हिंट्स के रूप में मैं आपको सॉल्यूशन भी इनके दिखा रहा हूँ, आंसर क्या आना चाहिए। अब लॉन्ग टाइप में देखते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में मेरा फोकस एक और जगह होना चाहिए, केस बेस स्टडी, इसके ऊपर भी। चलिए, ये है मेरी केस बेस्ड क्वेश्चन, ये लास्ट। आप वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके आप क्वेश्चंस को सोल्व करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप पर डे एक चैप्टर के प्रॉब्लम्स लगाते रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।